बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफान उल्लाह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, हलाल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हमने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाई। आज हम जो बताने जा रहे हैं तो वो सऊदी अरब में हलाल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से पढ़ेंगे कि सऊदी अरब में हलाल का जो ये सिस्टम है या हलाल का जो ये बिज़नेस है कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ, और साथ में हलाल बिज़नेस में सऊदी अरब की कंट्रीब्यूशन कितनी है और वहाँ पे हलाल का कारोबार किस तरह से हो रहा है और कितना हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सऊदी अरब का जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट थी मुख्तलिफ़ अशिया की, खाने पीने की, यहाँ तक कि गोश्त की, तो वो बाहर दुनिया से थी। और आजकल भी हो रहा है। किसी वीडियो में हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब हम पढ़ रहे थे और ब्राज़ील के बारे में हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने ये पढ़ा था कि सऊदी अरब अपने ज़्यादातर जो गोश्त है, ख्वाह वो गोश्त है या ज़िंदा जानवर हैं, चूँकि वहाँ पे उम्रा और हज के लिए ज़ायरीन आते हैं तो वहाँ पे जानवरों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील से ज़्यादा मंगवाते हैं या दूसरे जो मुसलमान ममालिक हैं वहाँ से मंगवाते हैं। तो चूँकि गोश्त वगैरह बाहर से आता था तो वहाँ पे ये पता नहीं चलता था कि ये हलाल है या हराम। इस वजह से सऊदी अरब ने इस चीज़ की पाबंदी लगा दी कि जो भी गोश्त किसी भी मुल्क से आएगा तो वो हलाल सर्टिफाइड होगा। लेकिन सऊदी अरब की अपनी कोई इस तरह से हलाल सर्टिफिकेशन की बाड़ी नहीं थी। इसी तरह से जो दूसरे ममालिक के जो हलाल मयारात थे यानी जो स्टैंडर्ड थे उसी के मुताबिक बाकायदा उसको मानते थे और उसी के मुताबिक हलाल सर्टिफिकेशन वो जारी होता। और ज़्यादातर जो मलेशिया का जो स्टैंडर्ड है जेकम, तो चूँकि वो बहुत ज़्यादा पुराना भी है और बहुत ज़्यादा मशहूर भी है तो जेकम का ही स्टैंडर्ड चलता था। लेकिन फिर शुरुआत इस तरह से आया कि सऊदी अरब ने ये फ़ैसला किया कि हम क्यों ना अपने ही स्टैंडर्ड बनाएं हलाल के। तो जब उन्होंने ये फ़ैसला किया तो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी दी वहाँ पे एक इदारा को जो कि मशहूर है सासो के नाम से, सऊदी अरब स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सासो के नाम से, SASO के नाम से मशहूर है। तो इस इदारे ने फिर स्टैंडर्डाइजेशन शुरू की। और स्टैंडर्डाइजेशन किस तरह से शुरू की कि सबसे पहले इन्होंने गोश्त के हवाले से और ज़बा के हवाले से कुछ स्टैंडर्ड बनाए। तो ये एक अहम स्टेप था इस इदारे की तरफ से। तो इस इदारे ने, ये जो इदारा था तो ये 1972 यानी 1972 में बना था। और ये क्या करता था कि ये जो जितनी भी गोश्त वगैरह है तो उनकी क्वालिटी और उसके जो सर्विसेज हैं तो उसकी जांच पड़ताल करती थी। इस ऑर्गेनाइजेशन ने यानी सासो ने सबसे पहला जो स्टैंडर्ड बनाया तो वो लेबलिंग के हवाले से बनाया। यानी ये जो स्टैंडर्ड है इसमें ये तय पाया गया कि बाहर ममालिक से जितना भी गोश्त आता है तो उसके लेबल पे ये रिक्वायरमेंट होगी कि ये जो गोश्त है तो ये सूर का गोश्त भी नहीं है और साथ में इसकी सूर की चर्बी भी शामिल नहीं है। इसने जो स्टैंडर्ड सबसे पहले बनाया तो उसका नाम था सासो नंबर 1 1972। यानी सासो का बनाया गया पहला नंबर वाला मयार और जो 1972 में बना था। लेकिन इसके बाद इसने फ़ैसला किया कि जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं हम उनके लिए भी बाकायदा स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो फिर ये हुआ कि 1979 में यानी 1979 में सासो ने एक दूसरा मयार यानी दूसरा स्टैंडर्ड बनाया जिसका नाम था सासो नंबर 116 1979। यानी सासो का वो मयार जो 116 नंबर है और 1979 में बना है। इस स्टैंडर्ड में बाकायदा जो ताज़ा गोश्त था और या जो ज़ख़ीरा शुदा गोश्त था उसके लिए स्टैंडर्ड बनाया गया। इसके बाद फिर सासो ने एक और स्टैंडर्ड बनाया जो कि सासो नंबर 117 1979 था, जो बाकायदा परिंदे और जो मुर्गियाँ थी उसकी गोश्त के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया। और फिर उसके बाद 1990 में यानी 1990 में जितने भी गोश्त थे, ख्वाह वो बड़े जानवर को थे या छोटे जानवरों के थे, तो उनके लिए बाकायदा एक स्टैंडर्ड बना दिया इस सासो ने। और फिर वहाँ पे बाकायदा जो दूसरी भी प्रोडक्ट्स थी तो उनके लिए बाकायदा सर्टिफिकेशन इसकी तरफ से जारी होने लगे। अच्छा, सासो के अलावा वहाँ पे एक और भी इदारा है जिसका नाम है SFDA के नाम से, यानी सऊदी अरब फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। और एक और इदारा भी है इंटरनेशनल इस्लामिक हलाल ऑर्गेनाइजेशन IIHO के नाम से।
جو یہ سعودی عرب فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ہے تو اس کا قیام باقاعدہ 29 اگست 2003 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس ادارے کا جو اصل کام ہے تو وہ جتنی بھی طبی آلات ہیں یا جو ادویات ہیں وہ تو ان کی باقاعدہ معیارات اس کے لیے بناتا ہے اور ان کی جانچ پرکھ کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی حلال کے ساتھ فارماسیوٹیکل ہم نے پڑھا تھا کہ فارماسیوٹیکل میں بھی حلال کو پرکھا جاتا ہے کہ اس میں سور کی چربی وغیرہ شامل نہ ہو، تو یہ باقاعدہ لیبارٹری میں ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے باقاعدہ جتنی بھی گوشت وغیرہ آتی ہے باہر سے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو اس FDA باقاعدہ اپنی لیبارٹریز میں ان کا ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو تیسرا جو حلال سرٹیفیکیشن باڈی کا ہے انٹرنیشنل اسلامک حلال آرگنائزیشن یعنی IIHO کے نام سے، تو وہ بھی باقاعدہ ادویات اور اس طرح سے دوا سازی اور اس طرح سے خوراک کی جو دوسری اشیاء ہیں تو باقاعدہ اس کے حوالے سے وہ جانچ پڑتال بھی کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے مختلف ورکشاپس وغیرہ بھی کنڈکٹ کرواتے ہیں۔ تو یہ مختلف سرٹیفیکیشن باڈیز ہیں، اور وہ سرٹیفیکیشن باڈیز کی جو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ سعودی عرب کی جو حلال بزنس ہے تو اس کی ورتھ کیا ہے، اور یعنی نیٹ ورتھ کیا ہے۔ تو سعودی عرب چونکہ بہت زیادہ امپورٹ بھی کرتا ہے چیزیں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ ابھی ایکسپورٹیشن بھی ان کی طرف سے بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن دراصل سعودی عرب ابھی ایک ہب بن چکا ہے حلال کا، اور باقاعدہ وہاں پہ ہر سال جو حلال ایکسپو ہوتے ہیں تو ایکسپو بھی کنڈکٹ کرواتے ہیں وہ، لیکن موجودہ دور میں تقریباً 2023 تک ان کی جو حلال بزنس میں جو نیٹ ورتھ ہے تو وہ تقریباً 12 سے 13 بلین ڈالر تک تھی، اور وہ جو ان کی ایک ویژن ہے 2030 کا، تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے پوری دنیا میں حلال بزنس وہ 4 یا 5 ٹریلین تک جا رہی ہے تو اس میں سعودی عرب کا اپنا ایک بہت اہم حصہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔